Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 7 ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर और चैप्टर अगेन यूरोप है, बट यूरोप में हम पढ़ेंगे क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट. सो ये सारी चीजें आज हम इस सेशन में कवर करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यूरोप हमने ऑलरेडी पढ़ा है, उसकी लोकेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं. तो ये है वर्ल्ड मैप और वर्ल्ड मैप में ये जो रेड पोर्शन मार्क्ड है, दिस इज यूरोप, right? So there are how many continents? There are 7 continents, right? So starting from the smallest one, so smallest one is this Australia, right? Then the second smallest is Europe. After Europe there is one, the third smallest is one continent जो हम यहाँ पर दिखाते हैं, which is Antarctica, right? Then Antarctica से बड़ा है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से बड़ा है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से बड़ा है अफ्रीका, और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारा कॉन्टिनेंट विच इज एशिया. रिकॉल हो गया, सेम चीज हमने लास्ट सेशन में भी, लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस की थी. तो ये है हमारा पूरा वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में ना वही चीजें हम एक बार फिर से मार्क करने वाले हैं जो यूरोप को सराउंड करती है. मतलब यूरोप के अगर हम 4 साइड्स में देखें तो क्या है, ठीक है. तो यहाँ पर मैं सेम क्रॉस बना रही हूँ एंड देन वी विल मेंशन किस तरफ क्या है, ठीक है. चलो शुरू करें. ओके, तो दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ओके, तो अगर हम नॉर्थ में आए तो नॉर्थ में यहाँ पर है आर्कटिक ओशन, राइट? तो नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है. अगर आप वेस्ट में आओगे तो यहाँ पर है अटलांटिक ओशन. अगर आप साउथ में जाओगे तो इसके साउथ में है यहाँ पर ये वाला जो आप सी देख रहे हो, सो दिस इज मेडिटेरेनियन सी, एंड यहाँ पर ये दिस इज ब्लैक सी. तो मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी साउथ में है, राइट? तो ये ब्लैक सी है और ये वाला मेडिटेरेनियन सी है. ओके, अब अगर हम इसके ईस्ट में जाते हैं तो इसके ईस्ट में कोई वाटर बॉडी नहीं बल्कि दूसरा कॉन्टिनेंट है विच इज एशिया. रिकॉल हो गया. शुरू करें फिर आज का चैप्टर. तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ यूरोप फर्स्ट. तो क्लाइमेट की अगर आप बात करते हैं तो यूरोप का जो क्लाइमेट है ना वो काफी प्लेजेंट और माइल्ड क्लाइमेट देखा गया है विद मॉडरेट रेनफॉल. बारिश होती है बट ना ही बहुत कम ना ही बहुत ज्यादा, सो देयर इज अ मॉडरेट रेनफॉल. तो अगर हम इसको इसके बाकी मतलब इसके आसपास वाले जो कॉन्टिनेंट्स हैं या फिर वो कॉन्टिनेंट्स जो इसी के लैटिट्यूड पर आते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनके कंपैरिजन में यहाँ पर जो क्लाइमेट है ना वो काफी वेरी करता है. जैसे अगर आप यहाँ पर आओगे, सो दिस इज यूरोप, द रेड वन इज यूरोप, और ये है एशिया, और दूसरी तरफ को है नॉर्थ अमेरिका, राइट? तो एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका सेम लैटिट्यूड्स में आते हैं, लेकिन फिर भी इसका जो क्लाइमेट है ना वो काफी डिफर करता है इन सब से, ठीक है. अब यहाँ पर ये देखा गया है कि नॉर्थ यूरोप में, ठीक है, तो जो नॉर्थ की तरफ को यूरोप है, मतलब ये जो ऊपर की तरफ को यूरोप है, ओके, ऊपर की तरफ को जो है, सो दिस इज नॉर्थ, नीचे वाला जो है दिस इज साउथ यूरोप. तो नॉर्थ यूरोप में देखा गया है कि लॉन्गर एंड कोल्डर विंटर्स, मतलब विंटर्स लंबी होती हैं, कोल्ड होती हैं, और शॉर्टर एंड कूलर समर्स, समर्स होती हैं कम होती हैं लेकिन बहुत गर्म नहीं, ठंडी सी होती है, बहुत गर्म नहीं होती है, ना ही बहुत ठंडी ना ही बहुत गर्म, तो कूलर होती है इनकी समर्स. नाउ कमिंग ऑन टू द सदर्न यूरोप. तो सदर्न यूरोप में जो क्लाइमेट है वो माइल्ड विंटर्स होती है और वार्म समर्स होती है,
ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो ये जो नॉर्दर्न यूरोप है ना, ये टुवर्ड्स द आर्कटिक ओशन, टुवर्ड्स दिस नॉर्थ पोल है, और जो सदर्न यूरोप है वो नीचे की तरफ है, साउथ पोल की तरफ। जो नॉर्थ यूरोप है वो ज्यादा, उसकी विंटर ज्यादा लंबी है और ठंडी है, एंड उसकी जो समर्स है दे आर शॉर्टर एंड कूलर, राइट। सदर्न यूरोप में माइल्डर विंटर्स हैं और काफी वार्म समर्स देखी जाती है। नाउ वेस्टर्न यूरोप रिसीव्स मोर रेनफॉल देन द ईस्टर्न यूरोप। तो अगर हम इसमें क्रॉस में, अगर ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो जो वेस्ट साइड ऑफ यूरोप है, ठीक है, तो वेस्ट साइड अगर हम यहाँ पर मार्क करें तो कौन सी साइड हुई, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, इस तरफ को जो आप पोर्शन देखोगे, सो दिस, इस तरफ को, ठीक है, यहाँ वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर ज्यादा बारिश देखी जाती है एज कंपेयर टू द ईस्ट पोर्शन। मतलब वो पोर्शन जो एशिया के साथ टच करता है, वहां पर कम रेनफॉल देखी जाती है। अब अगर हम वार्मर समर्स और विंटर्स और समर्स की बात करें, तो वो ईस्ट में ज्यादा सिवियर होती हैं देन द वेस्ट। ओके, तो अब रीजन इज कि क्यों ज्यादा सिवियर विंटर्स और समर्स हम देखते हैं ईस्ट में, ईस्ट ऑफ यूरोप देन इन वेस्ट, क्योंकि होता क्या है ना कि किसी भी जगह का क्लाइमेट वो डिपेंड करता है कि कितना वो सी के पास है या कितना वो सी से दूर है। तो एक ये रीजन है। दूसरा रीजन है कि जो विंड्स हैं वो कहाँ से चल रही हैं, जो ओशियन की विंड्स आ रही हैं वो कैसी आ रही हैं। देन थर्ड वन इज जो लैंड है ईस्ट की तरफ को, वो काफी ज्यादा फ्लैट लैंड है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं किसी भी रीजन के क्लाइमेट को, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट, अच्छा ये हमने देख लिया। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट, तो अब यहाँ पर आप देखो तो this is Europe, right? So this is western part of Europe, this is eastern part, ये northern part है और ये southern part है, ठीक है, right? तो मैंने मार्क कर दिया इनको। अब यहाँ पर अगर आप विंड्स को देखो ना, तो आर्कटिक ओशन से भी कुछ विंड्स आ रही हैं, कुछ अटलांटिक ओशन से विंड्स आ रही हैं, और ये विंड्स थ्रू आउट दिस ये लैंड एरिया में चलती हैं, और जो इस जगह पर क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। ये जो ब्लू कलर में विंड्स दिखाई गई हैं, ये जनवरी की विंड्स हैं, और जो रेड कलर में दिखाई गई हैं, ये जुलाई की विंड्स हैं, राइट। यही रेनफॉल लेकर आती हैं इस कॉन्टिनेंट में। तो यहाँ पर जो ज्यादा डार्कर वाले पोर्शन है, ये है, फिर ये है, यहाँ पर बारिश ज्यादा ही होती है, मोर देन 200 सेंटीमीटर होती है। बाकी अब अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की रेनफॉल देखी जाती है बेस्ड ऑन की उसकी लोकेशन क्या है और वहां पर कौन सी विंड्स आती है, ठीक है। चलो, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ यूरोप। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। सो द फर्स्ट इज लैटिट्यूड, ठीक है। तो किसी भी जगह का जो लैटिट्यूड होता है ना, वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है उस जगह के क्लाइमेट में। तो पहली चीज कि मोस्टली जो यूरोप है ना, वो टेम्परेट लैटिट्यूड में है। मतलब टेम्परेट मतलब कि ना तो बहुत गर्म ना तो बहुत ठंडा, राइट। सो दिस वर्ड मीन्स नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। So weather is neither too hot, neither too cold, nor too cold, right? So this means कि वो यूरोप की जो लोकेशन है वो ऐसी जगह है जहां पर ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ठंडी पड़ती है। So small part lies in the frigid Arctic सर्कल। तो इसका जो थोड़ा सा पोर्शन है ना, वो आर्कटिक सर्कल के पास आता है, विच मीन्स वो नॉर्थ पोल वाला रीजन जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो अब यहाँ पर अगर आप इसको देखो तो ये वाला जो कुछ पोर्शन है ना, ये वाला जो कुछ पोर्शन है, राइट, तो ये आर्कटिक सर्कल में आता है, और आर्कटिक सर्कल में आने की वजह से नॉर्थ पोल की तरफ ज्यादा है, और इसी वजह से यहाँ पर ठंडी ज्यादा पड़ती है, ठीक है। लेकिन ये यूरोप का बहुत ही छोटा सा पोर्शन है। देन द नियरनेस टू वाटर बॉडीज। अब पहली चीज क्या अफेक्ट करती है, लैटिट्यूड, द मेन थिंग, राइट। दूसरी चीज जो अफेक्ट करती है विच दैट इज वो एरिया ऑफ लैंड कितना वाटर बॉडी के पास है या फिर कितना उससे दूर है। तो एक्सेप्ट फॉर द ईस्टर्न यूरोप, बाकी सारा जो पोर्शन है वो किसके पास है, वाटर बॉडी के पास है, क्योंकि ईस्ट में क्या है,
सो दिस इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, राइट। तो ये ईस्टर्न पार्ट है, तो ये आगे दूसरी लैंड से कनेक्टेड है। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप इज कनेक्टेड टू द लैंड। इसके सिवा ये जो पूरा व्हाइट है, बेसिकली यहाँ पर थ्रू आउट दिस व्हाइट पोर्शन इज द वाटर बॉडीज, राइट। देन ocean, seas, bays, lakes, gulfs, straits, they keep the climate moderate. ओके तो ना ये बहुत ज्यादा गर्म होने देती है, ना बहुत ज्यादा ठंडा होने देती है। तो ये एक मॉडरेट क्लाइमेट, ये जो हवाएं चलती हैं या जो ये वाटर बॉडीज के पास होने की वजह से यहाँ पर जो सारा ही व्हाट यू कैन से कि जो क्लाइमेट है ना वो मॉडरेट सा रहता है। Okay, so second is nearness to the water bodies. Now coming on to the third factor, so it is the relief features. So east west orientation of mountains affect the wind flow. अब क्या है कि हमने देखी है कि कॉक्सस माउंटेन्स है, ठीक है, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज कॉक्सस, राइट। सो कैक्सस भी पढ़ सकते हो, बट मोर आई कैन से मोर अप्रिशिएटेड वन इज द कॉक्सस। सो कॉक्सस माउंटेन्स है, फिर कैस्पियन एक पूरी एक एल्प्स माउंटेन है, राइट। फिर उसके बाद और कौन कौन सी बहुत सारी माउंटेन्स है, राइट। देन अगर हम यूरोप और एशिया के बीच में देखें तो वहां पर भी एक माउंटेन रेंज है। तो ये जो माउंटेन रेंजेस है ना, इनकी जो डायरेक्शंस हैं वो यूजुअली ऐसी हैं, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ को है। अब इनका ईस्ट से वेस्ट होना भी बहुत अफेक्ट करता है, मतलब अगर हवाएं चल रही हैं तो वो जिस डायरेक्शन में जा रही है, मान लो कि हवा चल रही है और आगे खिड़की है और खिड़की बंद है या आगे एक दीवार है, तो वो हवा हम तक नहीं पहुंच पाएगी, राइट। जो हमारे माउंटेन रेंजेस हैं या जो हिल्स हैं वो भी सेम एक बैरियर की तरह एक्ट करती है। सो इन केस ऑफ यूरोप दिस ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन ऑफ माउंटेन्स अफेक्ट द विंड। तो एक बार अगर हम इनको मार्क करना चाहें तो हमने देखा था कुछ यहाँ पर हमें एल्प्स देखे थे हमने, एल्प्स रेंज थी, ठीक है। यहीं पर इससे आगे दिस इज द ब्लैक सी, और ब्लैक सी से आगे की तरफ को टिल द कैस्पियन सी, यहाँ पर कौन सी रेंज थी, कॉक्सस रेंज थी। वहीं पर ये रशिया है, और इसके जो मतलब बाकी जो पार्ट है रशिया का वो किस में है, वो है एशिया में। तो दिस इज ऑल्सो सेपरेटेड बाय अ माउंटेन रेंज। तो अगर आप ये वाली माउंटेन्स देखो, सो दे आर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये भी और ये वाली माउंटेन रेंज भी। सो दिस अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ विंड, एंड द डायरेक्शन ऑफ विंड अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ द रीजन। बात समझ रहे हो? ओके, नाउ द ओशन करंट्स। तो अगर हम ओशन करंट्स की बात करें तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पर ये वाला जो व्हाइट पोर्शन आप यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज बेसिकली द अटलांटिक ओशियन, करेक्ट। तो ये जो अटलांटिक ओशियन है ना, और ये यहाँ से विंड्स आती हैं, तो वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कीप द वेस्टर्न यूरोप वार्मर। तो यहाँ से हवाएं आती हैं, गर्म हवाएं आती हैं जो वेस्टर्न यूरोप जो है उसको गर्म रखती है। मतलब ये यहाँ पर इन रीजन्स में जो भी स्टेट्स हैं यूरोप की वो गर्म रहती हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ओशन से जो हवाएं आती हैं वो गर्म होती हैं, इसलिए ये जो रीजन्स हैं वेस्ट ऑफ यूरोप में वो भी गर्म रहते हैं। तो क्या आपको इतना समझ आया है? क्या आपको ये समझ आया कि कैसे डायरेक्शन या ओरिएंटेशन ऑफ माउंटेन रेंजेस दे अफेक्ट द विंड फ्लो? ठीक है, तो हवाएं उठती हुई आ रही हैं। अब माउंटेन्स जो हैं या तो वो उनको स्टॉप करेंगी या तो वो उनको स्लो डाउन कर देंगी, और एक तरफ ज्यादा बारिश होगी, दूसरी तरफ कम बारिश होगी। तो जो विंड्स आएंगी, ठीक है, ओशियन से, जो वाटर बॉडी से, दे विल बी हेवीली लोडेड विद द वाटर वेपर्स, राइट। अब अगर आगे माउंटेन रेंज आ गई तो वो सारी की सारी बारिश वहीं पर गिर जाएगी, और दूसरी तरफ अगर विंड्स पहुंचेंगी भी तो वो एकदम ड्राई विंड्स पहुंचेंगी, ठीक है। तो अभी तक हमने कितने पढ़े हैं? 4 फैक्टर्स पढ़े हैं। पहला है लैटिट्यूड, ठीक है। दूसरा कौन सा था, मैं खुद भी भूल गई हूँ। सो यस, नियरनेस टू द वाटर बॉडीज, राइट। Third one is the relief features. Basically, we talked about the orientation of the mountain ranges. Then the fourth one is the ocean current. So all of them affect the climate of the region. तो यहाँ से warm Atlantic drift आता है।
सो वार्म एटलांटिक ड्रिफ्ट, तो ये इन रीजन्स को थोड़ा गर्म रखता है, राइट? तो बात समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज द विंड। सो साउथ वेस्टर्लाइज फ्रॉम द एटलांटिक ब्रिंग वार्मथ एंड रेन। सो सेम चीज, ठीक है, व्हेन दे ये गर्म हवाएं आती हैं, दे आर हेवली लोडेड विद वाटर वेपर्स। जब ये आगे जाके माउंटेन रेंजेस से टकराती हैं, सो दे शेड ऑल देयर रेन, ठीक है, जितना भी पानी है वो रेन की फॉर्म में वहां पर गिर जाता है, और एक तरफ बारिश होती है और दूसरी तरफ बारिश कम होती है। अब ये जो साउथ वेस्टर्लीज है, ठीक है, साउथ वेस्टर्लीज, ये नॉर्थ एटलांटिक ओशियन से चलती है और ये कहाँ को जाती है? यूरोप, कॉन्टिनेंट यूरोप की तरफ को। अब ये कैसी होती है? ये होती है वार्म इन नेचर, राइट? तो जब ये पास करती है मतलब इस रीजन में जो भी वेस्ट की तरफ को जो भी रीजन्स है, वेस्टर्न यूरोप है, जब वो उसके ऊपर से पास करती है तो वो सी के ऊपर से वो बहुत सारा मॉइस्चर लेकर चलती है। तो मॉइस्चर जब लेकर चलेंगी तो आगे जाके वो इसी मॉइस्चर से क्या करेंगी? रेन, बारिश करेंगी, राइट? तो इसीलिए जैसे जैसे हम वेस्ट से, ठीक है, जैसे जैसे हम वेस्ट से ईस्ट में जाते हैं तो हवाएं वेस्टर्लीज यहाँ से चलती है, राइट? तो यहाँ से चलती है, यहाँ से मॉइस्चर उठाती है, आगे की तरफ को बारिश होती जाती है। लेकिन जैसे जैसे ये विंड्स और आगे मूव करती जाती है तो बारिश कम होती जाती है, क्योंकि ज्यादा बारिश जो है ना वो इस रीजन में ही हो जाती है। और यहाँ तक जो विंड्स पहुंचती हैं, विंड्स तो पहुंचती हैं लेकिन वो विंड्स ड्राई विंड्स होती हैं, और यहाँ की जो विंड्स होती हैं उनमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, ठीक है? So this helps to raise the winter temperatures of these coastal areas and the central European countries. अब क्योंकि जो ड्राई विंड्स हैं, ठीक है, जो मॉइस्चर लेडन वाली विंड है, उनकी वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज की विंटर्स है उनका टेम्परेचर वार्म विंड्स की वजह से थोड़ा गर्म रहता है, इवन वेस्टर्न का भी और सेंट्रल का भी, करेक्ट? ओके, तो यहाँ पर हम यही बात कर रहे थे कि ये वेस्टर्लीज हैं, ठीक है, वेस्टर्लाइज हैं, ये अटलांटिक ओशन से चलेंगी। कैसी है वेस्टर्लाइज? दे आर वार्म, और जब ये अटलांटिक ओशन से गुजरेंगी तो ये यहाँ से उठाएंगी बहुत ज्यादा मॉइस्चर, ठीक है? अब क्योंकि दीज आर वार्म मॉइस्चर लेडन विंड्स, तो जब ये इस तरफ को वेस्ट से ईस्ट की तरफ को जाएंगी यूरोप में, तो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी, हैवी विंड्स है, मॉइस्चर है इनमें, तो आगे की तरफ को जैसे जैसे ये बढ़ती जाएंगी ये बारिश करती जाएंगी, ठीक है? अब जैसे आगे को जाती जाएंगी बारिश होती जाएगी, हवाएं आगे बढ़ती जाएंगी, लेकिन जो यहाँ पर वार्म एंड मॉइस्चर लेडन विंड्स थी, अब वो जब यहाँ तक पहुंचेंगी ना, या फिर से मोर टुवर्ड्स ईस्ट जब ये पहुंचेंगी तो ये एकदम ड्राई विंड्स हो चुकी होंगी, करेक्ट? सो आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ यूरोप। तो यूरोप के अगर हम क्लाइमेटिक रीजन्स की बात करें, सो देयर इज आर्कटिक क्लाइमेट, ठीक है, द फर्स्ट वन इज आर्कटिक क्लाइमेट। तो आर्कटिक क्लाइमेट आपको कहाँ दिखेगा? इन रीजन्स में। देखो यहाँ पर आर्कटिक ओशन है, तो ये वाले जो रीजन्स हैं जो आप ग्रे में देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको आर्कटिक क्लाइमेट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आर्कटिक ओशन है, इट इज मोर टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। सो द रीजन्स बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट्स लाइक नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड रशिया, राइट? सो long and cold winters, short and cool summers, so frequent bizarre snowfall often called as cold desert. तो यहाँ का जो क्लाइमेट है ना वो बहुत, मतलब जो विंटर्स हैं वो बहुत लंबी और बहुत ठंडी होती हैं, समर्स जो हैं वो बहुत छोटी और वो भी ठंडी ही होती है, राइट? अब यहाँ पर होता है क्या है कि फ्रीक्वेंटली स्नोफॉल होता रहता है, ड्राई रीजन है लेकिन स्नोफॉल होता रहता है, इसीलिए इसको कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप रीजन समझ गए। आर्कटिक ओशन के पास ये जो देखो आइसलैंड भी ऑलमोस्ट आधा, थोड़ा सा रशिया और ये वाला पोर्शन। तो बेसिकली अगर हम इसको मैप में लोकेट करें तो मैप में यहाँ पर ये आइसलैंड का कुछ पोर्शन है, ठीक है, ये आइसलैंड का कुछ पोर्शन, फिर नॉर्वे, स्वीडन,
राइट, और ये फिनलैंड, रशिया। तो ये वाला जो पोर्शन है, मतलब पूरा नॉर्वे स्वीडन भी नहीं है, बट इनका काफी हद तक जो पोर्शन है ये आता है यहाँ पर आर्कटिक सर्कल में, ठीक है, बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल, और यहाँ पर क्या है, आर्कटिक ओशन। तो यहाँ पर कैसा क्लाइमेट रहता है, लंबी विंटर्स और बहुत ठंडी विंटर्स, एंड देयर इज शॉर्टर summers are shorter and they are cool. Now subarctic climate, the region south of Arctic Circle, so summers are slightly longer and warmer and winters are less severe, राइट। तो अब कौन से वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, सो सब आर्कटिक में ये जो पर्पल में मेंशन है, तो बेसिकली सबसे ऊपर क्या है, आर्कटिक है, उसके नीचे अगर आप आओ तो यहाँ पर नॉर्वे में, फिनलैंड में, और ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, तो ये नॉर्वे का पोर्शन है, फिर ये फिनलैंड है, और ये क्या है, दिस इज रशिया। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आता है सब आर्कटिक क्लाइमेट का, ठीक है। अब है तो यहाँ पर भी ठंड है, लेकिन कंपेयर टू द आर्कटिक क्लाइमेट, इस यहाँ पर जो समर्स है ना वो थोड़ी लंबी होती हैं और थोड़ी गर्म होती हैं एज कंपेयर टू द रीजन अबव दिस, जो आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड है, और इसकी विंटर्स भी काफी होती हैं, लेकिन जितनी ठंड ये आर्कटिक क्लाइमेट वाले रीजन में या आर्कटिक सर्कल वाले रीजन में पड़ती है, उतनी ठंड यहाँ पर नहीं पड़ती, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो सब आर्कटिक रीजन मतलब यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया का कुछ पोर्शन, सो दिस कम्स अंडर सब आर्कटिक सर्कल, राइट। तो मैप में लोकेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज वेस्ट यूरोपियन मैरीटाइम क्लाइमेट। ये क्या होता है, ये अटलांटिक ओशन के पास जो रीजन्स है ना, वहां पर हमें ये वेस्ट यूरोपियन क्लाइमेट, जिसे हम मैरीटाइम क्लाइमेट भी बोलते हैं। तो वेस्ट में क्या है, अगर मैं ये जो वेस्ट है यूरोप का, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अटलांटिक ओशन, मतलब ये जो वेस्ट यूरोपियन क्लाइमेट है या फिर मैरीटाइम क्लाइमेट है, ये हमें अटलांटिक ओशन के नियर वाली लोकेशंस में देखने को मिलेगा। सो समर्स आर वार्म, कूल विंटर्स एंड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। क्यों, क्योंकि अभी हमने वेस्टर्लाइज पढ़ा था, तो वेस्टर्लाइज ऐसे आएंगी, ठीक है, ओके, यहां से समझते हैं। तो यहां पर वेस्टर्लाइज आएंगी यहां से, करेक्ट। तो ये क्या होंगी, दीज विल बी वार्म और ये मॉइस्चर लेडन होंगी, ठीक है, कैसी होंगी, मॉइस्चर लेडन, करेक्ट, ओके। तो ये जो वार्म एंड मॉइस्चर लेडन वाली जो विंड्स हैं, जब ये अटलांटिक ओशन से चलेंगी तो पूरे साल ही चलेंगी, और क्योंकि इनमें मॉइस्चर होगा तो ये वाला जो रीजन है, बेसिकली मैरीटाइम रीजन ना, ये ग्रीनिश है। इवन दिस आइसलैंड का आधा पोर्शन, फिर ये नॉर्वे और ये यूके वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। सो दिस ऑल कम्स अंडर व्हाट, this all comes under maritime climate, where there are warm summers, there are cool winters, and rainfall happens throughout the year. So it is found in British Isles, then northern Spain, western France, Netherlands, Denmark, Belgium, and part of Germany and western Norway. तो ये सारी ही कंट्रीज जो हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मैरीटाइम क्लाइमेट या फिर वेस्ट यूरोपियन क्लाइमेट, ठीक है। तो ये जो रीजन है, इट इज अंडर द वेस्टर्लाइज। तो वेस्टर्लाइज के होने की वजह से यहाँ पर ऐसा क्लाइमेट देखा जाता है, थोड़ा वार्म, विंटर्स काफी नहीं, मतलब विंटर्स ठंडी हैं, और थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर होती है बारिश, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने यहाँ पर मैरीटाइम क्लाइमेट समझ लिया। तो हम किसकी बात कर रहे थे, मैरीटाइम क्लाइमेट हमने कहाँ पर देखा था, हमने देखा आइसलैंड के ये नीचे वाले पोर्शन में, नॉर्वे का कुछ पोर्शन, राइट, आयरलैंड, देन यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये ब्रिटिश ऑफ आइलैंड्स, राइट, स्पेन, फ्रांस का कुछ पोर्शन, बेल्जियम, राइट, जर्मनी का कुछ पार्ट। सो ये जो रीजन्स हैं, यहाँ पर हमने क्या देखा था, इवन यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलता है, मैरीटाइम क्लाइमेट। कौन सा क्लाइमेट, मैरीटाइम क्लाइमेट,
गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द सेंट्रल यूरोपियन क्लाइमेट। अब देखो सेंट्रल यूरोपियन क्लाइमेट, पता अब जो हम बात करेंगे ना वो यूरोप के सेंटर की बात करेंगे। तो यूरोप की जो सेंट्रल पार्ट है, द समर्स आर वार्मर, विंटर्स आर कूलर, रेनफॉल मोस्टली इन समर्स एंड इट इज फाउंड इन जर्मनी, सदर्न स्वीडन एंड ईस्टर्न फ्रांस। ठीक है, तो जो हमारा मेरीटाइम क्लाइमेट है ना, जितना हमने यहाँ पर मेरीटाइम क्लाइमेट देखा था ये वाला, इसके ईस्ट की तरफ अगर आप थोड़ा सा चले जाओ तो दैट इज सेंट्रल यूरोप, और वहां पर हमें ये क्लाइमेट देखने को मिलता है। सो बेसिकली सेंट्रल यूरोपियन, ये जो येलो मार्क्ड है ये सारे यहाँ पर क्या है, दीज आर द सेंट्रल यूरोप, दिस इज सेंट्रल यूरोप एंड द क्लाइमेट ओवर हियर इज सेंट्रल यूरोपियन क्लाइमेट। कैसा है, वार्म समर्स एंड कूल विंटर्स, और बारिश जो है वो कब होती है, वो समर्स में होती है। ठीक है, सो इट इज ईस्ट, टुवर्ड्स द ईस्ट। अब यहाँ पर अगर आप मार्क करो तो बेसिकली हम जर्मनी की बात कर रहे हैं, स्वीडन का जो साउथ वाला पोर्शन है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर आके फ्रांस के ईस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो ये वाला जो पोर्शन है, दिस कम्स अंडर द सेंट्रल यूरोप एंड द क्लाइमेट ओवर हियर इज सेंट्रल यूरोपियन क्लाइमेट। ठीक है, कैसा क्लाइमेट, जहां पर रेन फॉल होगी समर्स में, राइट, और यहाँ की जो समर्स हैं वो वार्म है और इनकी विंटर्स कैसी हैं, कूल है। करेक्ट, समझ आ गया। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं ना वो हम बिल्कुल ऐसे पढ़ रहे हैं कि एक के बाद एक रीजन। तो वी स्टार्टेड विद द आर्कटिक क्लाइमेट, देन वी केम टू द सब आर्कटिक क्लाइमेट, सब आर्कटिक क्लाइमेट के बाद वी केम टू द मेरीटाइम क्लाइमेट, राइट। तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। अब हम मेरीटाइम से अब हम पहुंच गए किसमें, ईस्ट सेंट्रल यूरोपियन क्लाइमेट। करेक्ट। अब जो हम पढ़ेंगे वो बेसिकली जो क्लाइमेट होगा वो इसके परे होगा। ठीक है, मतलब इसके भी नहीं, इवन ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर। करेक्ट, तो मैं इसको तो यहाँ से हटा रही हूँ ताकि जब आप पीडीएफ देखो तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। करेक्ट, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट विच इज द ईस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट। तो हमने सेंटर की बात कर ली, अब हम ईस्ट यूरोप की तरफ आएंगे। तो ईस्ट यूरोप में जो क्लाइमेट है दैट इज ईस्ट यूरोपियन क्लाइमेट विच हैज ग्रेट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, देयर आर हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। सो इट इज फाउंड इन फिनलैंड, पोलैंड, रशिया, बाल्टिक स्टेट्स, चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया। तो यहाँ पर ना मतलब अगर हम इस क्लाइमेट की बात करें तो इसको हम कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट भी बुला सकते हैं। मतलब एक ऐसा क्लाइमेट जहां पर हमें ग्रेट वेरिएशंस देखने को मिलती हैं इन टेम्परेचर, मतलब जो समर और विंटर का टेम्परेचर उसमें काफी ज्यादा वेरिएशन होती है, और यहाँ पर समर्स में रेनफॉल होता है, राइट, और कैसा होता है, कम ही होता है, मतलब बहुत ज्यादा रेनफॉल तो नहीं देखी जाती है। तो यहाँ पर अगर आप आओ तो ईस्ट यूरोपियन, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पिंक वाला पोर्शन आप देख रहे हो, दिस इज ईस्ट यूरोपियन क्लाइमेट, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, यहाँ पर आती है ओके फिनलैंड, देन रशिया, पोलैंड, ये वाला जो बाल्टिक स्टेट्स है। बेसिकली हमने पढ़ा था ना लास्ट सेशन में, हमने पढ़ा था कि यहाँ पर है बाल्टिक सी, ये है बाल्टिक सी, और इसके आसपास की जो स्टेट्स है उन्हें हम बाल्टिक स्टेट्स बुलाते हैं, जैसे लिथुआनिया, लैटविया, इस्टोनिया, राइट, ये बेलारूस। तो ये सारी क्या है, दीज आर द बाल्टिक स्टेट्स। तो बाल्टिक स्टेट्स में कुछ पार्ट ऑफ रशिया, देन पोलैंड, चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया। सो दीज स्टेट्स हैव ईस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट। आई होप दिस इज फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द डेजर्ट क्लाइमेट, मतलब डेजर्ट वाला
एक ड्राई सा रीजन की अब हम बात करेंगे। सो एक्सट्रीमली हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स, तो जितनी गर्म हमारी समर्स रहेंगी उतनी ही ठंडी हमारी विंटर्स रहेंगी। सो इट इज फाउंड नियर द कैस्पियन सी टू द अर्ल माउंटेन्स। तो एक बार क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं, सो व्हाई नॉट रिकॉल कि कहाँ पर कैस्पियन सी है और कहाँ पर अर्ल माउंटेन है। सो दिस इज द अर्ल माउंटेन। सो दिस माउंटेन रेंज एक्चुअली क्या करता है, ये यूरोप को एशिया से अलग करता है। सो दीज आर द अर्ल माउंटेन जो रशिया में है, एंड ये है कैस्पियन सी। ठीक है, तो ये वो एक्सट्रीम क्लाइमेट है जो हमें इनके आसपास देखने को मिलता है। तो बेसिकली जो इंटीरियर है या फिर जो ईस्टर्न पार्ट है यूरोप का जो एशिया के साथ लगता है, वहां पर ना जो रेनफॉल होती है वो काफी कम होती है। और ये वो रीजन है, क्योंकि रेनफॉल कम होती है तो ये कैसा रीजन होगा, ये ड्राई रीजन होगा। ड्राई रीजन मतलब ये डेजर्ट वाला रीजन होगा। यहाँ पर आपको प्लांट्स और एनिमल्स, इवन एनिमल्स भी कम ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि बिना पानी के तो ना प्लांट्स रह पाएंगे ना एनिमल्स रह पाएंगे। सो दिस इज द रीजन जो थोड़ा डेजर्ट टाइप रीजन है, राइट। तो आप ये मार्क कर लोगे। हम कॉक्सस माउंटेन्स की बात कर रहे थे, वो ये है। और कॉक्सस माउंटेन किसके बीच में है, बिटवीन द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी, राइट। तो और ये है बाल्कन माउंटेन्स, और यहाँ पर जो रीजन्स हैं उन्हें हम बाल्कन, यहाँ इसे बाल्कन प्लेटू भी बुलाते हैं, राइट, या बाल्कन स्टेट्स भी हैं के नाम से भी यहाँ पर कुछ कंट्रीज को बुलाया जाता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। अच्छा, हमने एक चीज नहीं मेंशन की, वो है डेजर्ट क्लाइमेट। तो डेजर्ट क्लाइमेट को अगर आपको मार्क करना हो तो ये देखो, ये है हमारा कैस्पियन सी, राइट, ओके, ये है कैस्पियन सी, और यहां पर ये पूरी माउंटेन रेंज है विच इज अर्ल माउंटेन। तो ये जो अर्ल माउंटेन है और कैस्पियन सी है, बस इसके साथ लगता हुआ थोड़ा सा पोर्शन है जो डेजर्ट क्लाइमेट में आता है। नाउ अब हमारे पास बचता है सिर्फ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है वो हमें यूरोप के साउथ में देखने को मिलता है। तो ये देखो, ये ऑरेंज पार्ट है ना, दिस इज साउथ ऑफ यूरोप। तो इसमें ये कंट्रीज आती हैं, जैसे ये कौन सी कंट्री है, इटली है, तो इसमें बड़ी सारी कंट्रीज आती हैं। तो बस अब हमारा वही बचा है, हम पढ़ते हैं उसको। सो देयर इज वार्म ड्राई समर्स एंड कूल वेट विंटर्स, राइट। सो साउथ वेस्टर्लीज ब्रिंग विंटर रेन टू द कंट्रीज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी। तो ये जो साउथ वेस्टर्लीज हैं ये विंटर रेन्स लेकर आती हैं इन कंट्री को। कहाँ से लाती हैं, मेडिटेरेनियन सी। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी से इन रीजन्स में क्या आती है, ठंडी ठंडी हवा, और बारिश भी यहीं से आती है। मतलब जब हवा आती है, हवा के साथ मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर आता है और फिर होती है बारिश, राइट। सो इट इज फाउंड इन सदर्न स्पेन, फ्रांस, इटली एंड ग्रीस। तो जो विंड है वो ऑफशोर से चलती है, ड्राई होती है, और वेस्टर्लीज जो है वो, साउथ वेस्टलीज जो है वो रेनफॉल लेकर आती है। तो बेसिकली स्पेन का साउथ का पार्ट, देन इटली, देन फ्रांस का भी कुछ साउथ का पार्ट। तो बेसिकली अगर हम ऐसे करें तो ये वाला जो पार्ट है, इवन ग्रीस ऑल्सो हैज दिस मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। कौन सा क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। तो क्या आपको ये सारे क्लाइमेट समझ आए या नहीं आए, ठीक है, मुझे जल्दी से बता दो। देखो, जब हम इन सब को पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हम मैप लेंगे और मैप में ऊपर से शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द आर्कटिक क्लाइमेट एंड वी विल एंड एट मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ठीक है। तो आर्कटिक क्लाइमेट है बिल्कुल नॉर्थ पोल की तरफ को, मतलब जैसे आइसलैंड में भी आधा सा आइसलैंड, फिर ऊपर रशिया, नॉर्वे, फिनलैंड। तो ये सारी जो कंट्रीज हैं ये आर्कटिक रीजन के पास आती है, दे आर बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल। तो वहां पर क्लाइमेट बहुत ठंडा होता है, ठीक है। इवन समर्स भी, मतलब विंटर्स तो ठंडी है ही, इवन समर्स भी ठंडी होती है, राइट। फिर उससे नीचे हम आते हैं तो कुछ कंट्रीज जैसे कि फिनलैंड है, फिनलैंड है, कुछ पार्ट ऑफ रशिया है। सो दीज, इवन स्वीडन, सो दे कम अंडर व्हाट, दे कम अंडर दिस सब आर्कटिक रीजन। तो यहाँ पर विंटर्स ठंडी हैं,
लेकिन एज कंपेयर टू द आर्कटिक सर्कल जो क्लाइमेट है ना वो उतना ठंडा नहीं है जितना आर्कटिक क्लाइमेट है, राइट। फिर उससे नीचे आते हैं, इट्स बेटर कि मैं आपको विद मैप दिखाऊं। फिर उससे नीचे आते हैं तो हमें ये वाला देखो, ये ग्रे वाला कौन सा था, दिस इज आर्कटिक। फिर आ गए हम ये पर्पल वाले पे, सो दिस इज सब आर्कटिक। अब उसके बाद इसी से थोड़ा सा हम नीचे की तरफ को आएंगे। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस ग्रीन पोर्शन, दिस इज मैरीटाइम, मतलब आइसलैंड का आधा सा पोर्शन, यूके ये वाला रीजन, ठीक है, स्पेन, फ्रांस, ये सब किस में आता है, इवन नॉर्वे भी, तो ये किस में आता है, दिस इज द मैरीटाइम क्लाइमेट। उसके बाद उससे नीचे अगर हम आएंगे तो वी विल टॉक अबाउट दिस येलो पोर्शन विच इज सेंट्रल यूरोप। तो सेंट्रल यूरोप में जो क्लाइमेट है वो सेंट्रल यूरोपियन क्लाइमेट है, करेक्ट। अब उसके बाद हम थोड़ा यूरोप में अंदर की तरफ जाएंगे टुवर्ड्स एशिया, और यू कैन से फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स ईस्ट जाएंगे। सो दिस इज ईस्ट, देयर इज ईस्ट यूरोपियन क्लाइमेट। अब जब ईस्ट से हम थोड़ा और एशिया की तरफ को मूव करेंगे तो छोटा सा पोर्शन है यहाँ पर जहाँ पर बारिश होती ही नहीं है, बिल्कुल ड्राई क्लाइमेट होता है, एंड दैट इज द डेजर्ट क्लाइमेट, राइट। तो अर्ल माउंटेन रेंज है, और अर्ल माउंटेन रेंज और कैस्पियन सी के आसपास जो एरिया है वो एकदम डेजर्ट एरिया है। ओके, नाउ वी आर लेफ्ट विद जस्ट दिस सर्दर्न पार्ट ऑफ द यूरोप, एंड दिस सर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप हैज द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। यहाँ पर बारिश होती है, बारिश के लिए जो वेस्टलीज है वो कहाँ से पानी लेकर आती है या मॉइस्चर लेकर आती है, वो लेकर आती है फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी, राइट। कहाँ है, तो ये है मेडिटेरेनियन सी। बात क्लियर हो गई? किसी को कहीं पर भी कोई भी डाउट तो यू नो कहाँ पर आना है, या तो आस्क क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछना है, या फिर अपनी क्लास बुक कर लेनी है लर्नो हब स्वयं के साथ। चलो, अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया, रिकॉल भी कर लिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इन यूरोप। तो कैसे पेड़ पौधे और जानवर हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। सो वेजिटेशन बेल्ट्स आर बेस्ड ऑन द क्लाइमेट, दैट्स ट्रू। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि कैसे वेजिटेशन क्लाइमेट पे डिपेंड करती है। तो होता क्या है कि वेजिटेशन क्लाइमेट पे कुछ ऐसे डिपेंड करती है कि कोई एक जगह है, वहाँ पर क्या टेम्परेचर रहता है, कितनी धूप आती है, कितनी वहाँ पर बारिश होती है, वो सारी चीज़ें प्लांट्स की ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कम पानी के साथ रह लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, अब जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप बायो में पढ़ोगे कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको दिन के 6 to 7 आवर्स सनलाइट चाहिए, कुछ ऐसे हैं जिन्हें 12 आवर्स सनलाइट चाहिए, कुछ ऐसे हैं जिन्हें सनलाइट चाहिए ही नहीं। अब वैसे ही टेम्परेचर का केस है कि कुछ हैं जो बहुत कम टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, कुछ हैं उनको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए। तो ये सारी ही चीज़ें अफेक्ट करती हैं एक एरिया की वेजिटेशन को। वहां पर ऐसे प्लांट्स ग्रो करेंगे जो वहां के हिसाब से सूटेड होंगे, कितनी वहां बारिश होती है, कितना वहां पर टेम्परेचर रहता है, या फिर कितनी वहां पर सनलाइट आती है। सो दिस ऑल अफेक्ट्स the climate affects the vegetation belt of a region. So the warm and wet areas जो होते हैं वहां पर हम dense forest देखते हैं, मतलब ऐसे एरियाज जहां पर बारिश खूब सारी होती है और वो रीजन भी थोड़ा वार्म रहता है, बहुत ठंडा रीजन नहीं है, मतलब स्नो वाला रीजन नहीं है, तो वहां पर हमें काफ़ी डेंस फॉरेस्ट्स देखने को मिलते हैं। वैसे ही जो ग्रासलैंड्स होते हैं या डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पर यूजुअली ड्राई और ठंडा क्लाइमेट रहता है, तो वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स या फिर एनिमल्स नहीं रह पाते हैं। सो रेन और सनलाइट जो है वो चाहिए फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फॉर द लिविंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये तो हो गया इस पूरे सेंटेंस का डिस्क्रिप्शन। तो आई होप आपको समझ आ गया है कि हाउ वेजिटेशन बेल्ट एंड क्लाइमेट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। नाउ द वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन रिमोट एरियाज एंड नेशनल पार्क्स। तो यूरोप के जो रिमोट एरियाज और नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पर हमें वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। एंड द कॉमन एलिमेंट्स आर लिंक्स, मिंक, सिल्वर फॉक्स, बेयर, ईगल एंड आउल्स। So starting with the tundra vegetation. So tundra vegetation, अब क्योंकि क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ये आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है,
जहां जैसा क्लाइमेट होगा वैसी वेजिटेशन होगी, जैसी वेजिटेशन होगी वैसी वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिलेगी, राइट। अब टुंड्रा वेजिटेशन ये कौन से रीजन में आता है? तो आपको आर्कटिक रीजन याद है, जो सबसे ऊपर वाला, जो नॉर्थ पोल की तरफ, आर्कटिक ओशन की तरफ था, करेक्ट। तो उस तरफ को हमें टुंड्रा वेजिटेशन देखने को मिलती है। तो क्या मैप में एक बार रिकॉल करके देखें ताकि क्लाइमेट भी रिकॉल हो जाए और साथ ही साथ ये वेजिटेशन भी रिकॉल हो जाए। करें, चलो करते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है टुंड्रा, सो ये आता है ये यहाँ पर, एंड दीज रीजन्स, ये जो पिंक में मार्क्ड है ना, यहाँ पर आपको टुंड्रा या टुंड्रा का एक और नाम है विच इज एल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलती है, ठीक है। सो दिस इज टुंड्रा वेजिटेशन, दिस इज अ ट्रीलेस जोन, ठीक है, ट्रीलेस और कोल्ड डेजर्ट रीजन है ये। तो ये आपको देखने को मिलता है, इट इज फाउंड नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल्स। यहाँ पर ज्यादातर आपको मॉसेस, लाइकन्स और शॉर्ट फ्लावर्स, मतलब ऐसे फ्लावर्स जिनका काफी शॉर्ट लाइफ स्पैन है, वो आपको देखने को मिलेंगे। सो द कॉमन एनिमल्स आर पोलर बेयर्स, आर्कटिक हेयर, रेनडियर्स एंड वॉल्व्स। तो ये क्या है? ये है पोलर बेयर, ओके। तो अब अगर आप इस पोलर बेयर को देखो ना, तो ये इसके पास ना काफी थिक हेयर होता है जो उसको इस कोल्ड रीजन से प्रोटेक्ट करता है। इसके पास लॉन्ग और फ्लैट हूव्स होते हैं जो उसको स्नो पर चलने के लिए हेल्प करता है। इवन इसके पास डिगिंग के लिए भी ना, डिगिंग में भी इसके हूव्स इसकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल है विच इज रेनडियर, ठीक है। रेनडियर कहाँ सुना है? क्रिसमस के टाइम किसके पास है रेनडियर? बताओ बताओ, मुझे चैट सेक्शन में बताना, ठीक है, चैट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। नाउ द टियागा वेजिटेशन। सो टियागा वेजिटेशन मतलब अब ये वाली जो वेजिटेशन है ना, तो अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये वो वेजिटेशन बेल्ट है जो हमें, इट इज अ वास्ट बेल्ट ऑफ कोन शेप्ड ट्रीज कॉल्ड कॉनिफर्स, ठीक है। तो कोन शेप्ड ट्रीज आपने देखे होंगे जिन्हें हम कॉनिफर्स बुलाते हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं वो नीडल लाइक लीव्स होती हैं। सो दे आर फाउंड साउथ ऑफ द टुंड्रा। तो अगर आप यहाँ पर देखो ना, सो दिस इज टुंड्रा वेजिटेशन, राइट। ये वाली यहाँ पर टुंड्रा वेजिटेशन है। तो इन्हीं रीजन के आसपास, मतलब ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं विच इज स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, इवन ये डेनमार्क, मतलब ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर आपको ट्यागा वेजिटेशन देखने को मिलती है, ठीक है। सो दीज आर द कॉनिफरस फॉरेस्ट इन स्कैंडिनेविया एंड रशिया। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एंड इवन रशिया में भी आपको, ये है रशिया वाला पोर्शन, राइट। तो यहाँ पर आपको कौन सी वेजिटेशन देखने को मिलती है? ट्यागा वेजिटेशन। यहाँ के ट्रीज, यहाँ पर पाइन, फर, स्प्रूस, लार्च ट्रीज देखने को मिलते हैं विच आर एवरग्रीन और सॉफ्ट वुड ट्रीज होते हैं। सो द एनिमल्स आर लिंक्स, मिंक, सिल्वर फॉक्स एंड स्क्विरल, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन विच इज द मिक्स्ड वेजिटेशन। सो द बोथ डेसिडियस एंड ब्रॉड लीव्ड हार्डवुड ट्रीज एंड कॉनिफरस एवरग्रीन सॉफ्ट ट्रीज आर फाउंड हियर। तो मतलब यहाँ के जो ट्रीज हैं वो डेसिडियस हैं, हार्डवुड है और ब्रॉड लीव्स वाले हैं, साथ ही साथ वो हार्डवुड ट्रीज हैं, एंड कॉनिफरस एवरग्रीन एंड सॉफ्टवुड ट्रीज हैं। अब बहुत सारे बच्चे जो है ना, उनको बस यही याद करने में मुश्किल, मतलब टर्म्स तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इन टर्म्स को याद रखोगे ना तो इनको रिलेट कर पाओगे। तो लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ ऑल दीज टर्म्स। तो डेसिडियस और कॉनिफरस, तो इन दोनों टर्म्स को हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और इन्हीं दोनों टर्म्स का मतलब समझ के ना दूसरों को हम आराम से समझ पाएंगे उसके बाद। सो डेसिडुअस ट्रीज वो ट्रीज होते हैं जो साल में एक बार अपने लीव्स को गिरा देते हैं। इनका लीव्स को, जैसे आपने देखा होगा ना, कई पेड़ होते हैं आपके आसपास, ये जनवरी फरवरी का महीना आता है ना, पत्ते बहुत ज्यादा गिरने लग जाते हैं, राइट। एकदम वो ड्राई लीव्स हमारे आसपास, मतलब एक बार झाड़ू लगाओ फिर से ड्राई लीव्स इकट्ठे हो जाते हैं। सो दोज ट्रीज आर द डेसिडुअस ट्रीज जो साल में एक बार, यूजुअली इन ऑटम सीजन, वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। और कॉनिफरस ट्रीज वो ट्रीज होते हैं जो अपने लीव्स को कभी भी नहीं गिराते हैं। उनके पास कैसी लीव्स होती है? नीडल वाली। सो द रीजन व्हाई डेसिडुअस ट्रीज दे शेड देयर लीव्स इज टू कंजर्व वाटर, पानी को कंजर्व करने के लिए। देखना, जो ट्रीज अपनी लीव शेड करते हैं ना, आप उनको देखना ध्यान से, तो उनकी ना ऐसे ब्रॉड लीव्स होती हैं। अब क्योंकि लीफ ब्रॉड है तो उसके ऊपर क्या होते हैं?
बायो याद करो, उसके ऊपर होते हैं छोटे छोटे पोर्स, क्या बुलाते हैं हम उनको, स्टोमेटा। स्टोमेटा का क्या काम होता है, वो एक तो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ वो ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते हैं। तो जब ये पोर्स खुले होते हैं तो तब ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी इन प्लांट से निकलता रहता है। सो एज टू कंजर्व वाटर, ट्रीज दे शेड देयर लीव्स इन ऑटम। ऐसे ट्रीज के पास जो लीव्स होती हैं, आप हमेशा देखना, भी फरवरी मंथ चल पड़ा है अभी, आप देखना कि जो भी लीव्स है ना वो कैसी होंगी, वो लीव्स ब्रॉड लीव्स हैं और अब वो धीरे धीरे पत्ते गिरना शुरू हो गए होंगे या हो जाएंगे, करेक्ट। और ऐसे ट्रीज जो है वो हार्ड वुड देते हैं, मतलब जो वुड हमें मिलती है वो यूजुअली हार्ड होती है और उसको फर्नीचर बनाने ऐसे कामों में हम यूज करते हैं। कॉनिफरस ट्रीज की बात करें तो ये वो ट्रीज हैं जो अपनी लीव्स को शेड नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं है कि अब एक महीना आया और वो एकदम वो सिर्फ उनका जो ब्रांचेस वाला स्ट्रक्चर है वही रह जाएगा, नहीं। दीज आर द एवर ग्रीन ट्रीज। तो मतलब अगर एक लीफ खराब हुई, वो गिर गई, तो और लीव्स होंगी, वो एक साथ सारी लीव्स को नहीं शेड करेगा। सो दीज ट्रीज आर एवर ग्रीन, मतलब एवरी टाइम वेन एवर यू सी देम दे आर ग्रीन एंड दे यील्ड सॉफ्ट वुड। तो वुड का अगर आप टेक्सचर देखोगे ना तो वो सॉफ्ट होता है, नॉट नेसेसरीली कि हर बार सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड जो है वो सॉफ्ट या हार्ड ही हो, बट जनरली कनेक्शन यही रहता है। सो डेसिडुअस ट्रीज they have broad leaves and they yield hardwood. Coniferous trees they are evergreen and they yield softwood. ठीक है, तो दोनों समझ आए। अब तो नहीं भूलोगे कि कहाँ हार्डवुड लिखना है, कहाँ सॉफ्टवुड लिखना है, या फिर कहाँ नीडल शेप्ड लीव्स हैं, कौन एवरग्रीन है। तो ये इस कनेक्शन अगर ये आप समझ गए तो अब आपको बायो में, ज्योग्राफी में कहीं पर भी ये दोनों टर्म्स आ जाएं, आपके दिमाग में एकदम पिक्चर आ जाएगी कि हम कैसे ट्रीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कॉनिफरस ट्रीज की लीव्स कैसी होती है, तो आप बोलोगे मैम नीडल शेप लीव्स होती हैं, क्योंकि वो नीडल शेप की होती हैं तो उनमें उनका जो सरफेस एरिया है वो उतना ही कम है, तो उतने ही कम उनमें स्टोमेटा है। तो These leaves help coniferous trees in conserving water, but deciduous के पास क्योंकि broad leaves हैं, बहुत सारे स्टोमेटा हैं, so there are lot of stomata, तो जितने ज्यादा स्टोमेटा उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन, उतना ज्यादा वाटर लॉस। ओके, क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ फाउंड इन द सेंट्रल प्लेन्स ऑफ यूरोप। तो यूरोप के वो जो सेंट्रल प्लेन्स हमने देखे हैं वहां पर हमें ये मिक्स्ड टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलती है। द ट्रीज आर ओक, आस्क, एल्म, पाइन, बीच एंड बर्च। सो एनिमल्स आर लिंक्स, व्हाइट टेल्ड ईगल, ये है व्हाइट टेल्ड ईगल, इसकी टेल जो है ना वो पीछे से थोड़ी सी व्हाइट होती है बस, ठीक है। ग्रेट स्पॉटेड ईगल, देन वाइल्ड बोर एंड ब्लैक ग्रूज। तो ये कुछ नाम हैं विच आई वुड सजेस्ट कि आप ना सारे मत चाहे याद रखो, एटलीस्ट दो या मैक्सिमम तीन याद रख लो, और जो डिफरेंट है वो तो जरूर याद रखना, ठीक है। तो इसमें ना इट इज बेसिकली, अगर हम इसको मैप में लोकेट करना चाहें तो सबसे पहले हमने टुंड्रा वेजिटेशन देखी, टुंड्रा से अगर हम नीचे आते हैं तो ट्यागा वेजिटेशन है, ट्यागा से अब नीचे आएंगे तो हमें सेंट्रल यूरोप आ जाएगा, और सेंट्रल यूरोप में हमें मिक्स्ड टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब अगर आप यहां पर आओ तो ऑलमोस्ट ये जो सेंट्रल पार्ट है जो ग्रीन में मार्क्ड है, तो इस ग्रीन मार्क्ड पोर्शन में कौन सी वेजिटेशन है या कौन से फॉरेस्ट है? सो मिक्स्ड फॉरेस्ट और द वेजिटेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द टेम्परेट ग्रासलैंड्स एंड द स्टीप्स। तो टेम्परेट ग्रासलैंड या स्टीप्स क्या होते हैं? सो बेसिकली दे आर फाउंड इन द रीजन्स विद स्कैंटी रेनफॉल। स्कैंटी मतलब कुछ ऐसी रेनफॉल, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ी थोड़ी रेनफॉल, राइट। सो ये वो एरियाज है, मतलब बारिश है बहुत कम है, तो ये कौन से एरियाज हैं? रिकॉल करो डेजर्ट क्लाइमेट, कहां पर था? सोचो 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 सोचो, अर्ल माउंटेन के आसपास और कैस्पियन सी के आसपास। तो अब अगर आप टेम्परेट ग्रासलैंड्स को देखोगे तो
कहाँ पर है, ये देखो स्टेपीज, राइट। तो ये इसी पोर्शन में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वो रीजन है जहां पर बारिश कम होती है। तो जहां पर बारिश कम होती है या तो बिल्कुल ही नहीं हो रही है तो वो डेजर्ट हो गया, और अगर थोड़ी बहुत हो रही है तो वो ग्रासलैंड हो गया। सो दीज आर द टेम्परेट ग्रासलैंड, दे हैव शॉर्ट ग्रासेस, जैसे कि यूक्रेन, रशिया और हंगरी में के रीजन्स में हमें टेम्परेट ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। एंड सिंस दे आर द ग्रासलैंड, मतलब ऑलमोस्ट ओपन फील्ड्स हैं, सो दीज आर used for wheat and cereal farming, and there are some endangered great bustards, rio deer and sega antelope, right? तो ये एनिमल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो ये जो एनिमल्स के नाम हैं ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो ये एंडेंजर्ड वाला तो जरूर कर लेना, हो सकता है 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाए। सो ये वो वास्ट स्ट्रेचेस हैं ग्रासलैंड्स के, और लार्ज पार्ट जो है वो कल्टीवेशन मतलब एग्रीकल्चर में यूज होता है, मेनली वीट और या फिर सीरियल फार्मिंग में यूज होता है, ठीक है। और क्योंकि ग्रासलैंड्स हैं तो ये ग्रेजिंग के लिए भी, एनिमल्स के लिए बहुत अच्छी जगह है। सो ओके, तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये वाला पोर्शन पढ़ा, राइट, स्टेपीज, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, अ वेरी गुड थिंग। रिकॉल करो, यूरोप का रफ मैप अपने सामने रखो, उसको डिवाइड कर दो। फर्स्ट आर्कटिक सर्कल वाला रीजन, मतलब आर्कटिक क्लाइमेट वाला रीजन, उसके नीचे सब आर्कटिक, ऐसे नीचे की तरफ आते जाओ, ठीक है। और रिकॉल करो कि देखो आगे पीछे अभी कहीं मत देखना, सिर्फ मेरी बात सुनो और इसको रिकॉल करो कि कहाँ जैसे हमने मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पढ़ा था। सोचो, जब हम सीक्वेंस में आ रहे थे तो हमने लास्ट में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पढ़ा था, और ये क्लाइमेट था टुवर्ड्स द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। और मेडिटेरेनियन सी मतलब एक्चुअली द साउथ ऑफ यूरोप। याद आया आपको? तो अब मैं अब दिखाऊं, चलो अब दिखाती हूँ। देखो ये है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, कहाँ पर है, ये जो डार्क वाला येलो पोर्शन है। तो याद आया आपको, यहीं पर हमने ये बल्गेरिया, इटली, ये स्पेन, सम पार्ट ऑफ द फ्रांस, ये हमने पढ़ा था। तो ये वो रीजन है, ये है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी से हवाएं चलती हैं और वो इस लैंड मास की तरफ जाती है जहाँ पर बारिश भी होती है, और इस रीजन को हम बुलाते हैं मेडिटेरेनियन रीजन हैविंग द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। In the same way, the vegetation over here is also Mediterranean vegetation. तो यहाँ पर हमें thick, spongy, barked trees and leaves देखने को मिलते हैं। Shrubs and bushes होते हैं, small, waxy leaves, long roots and fruit trees होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो long roots या फिर छोटे छोटे wax leaves होते हैं और thick, spongy barks होती हैं, ये सारी की सारी इन ट्रीज को हेल्प करती है समर्स में। जब समर्स ड्राई होती है, समर्स में बारिश नहीं होती है, तो उस टाइम ये ट्रांसपिरेशन को कम करती है और प्लांट की हेल्प करती है वाटर की कंजर्वेशन में। तो आपको ये इनका रीजन लॉन्ग रूट, तो जितना रूट नीचे जाएगी इनटू द अर्थ सरफेस, उतना नीचे जाके वो ग्राउंड वाटर का एक्सेस कर पाएंगे और प्लांट खुद के लिए पानी ले पाएंगे। तो अब आपको समझ आया क्यों? क्योंकि ड्राई समर्स के केस में, कब, जब समर्स ड्राई होते हैं तो उस केस में वाटर कंजर्वेशन में ये सारी अडेप्टेशंस इन प्लांट्स की बहुत हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। तो अब बात ये है कि मैंने बताया है, आपको याद भी रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, समझ के चलो आगे। नाउ द साउथ ऑफ सर्दर्न यूरोप, सो स्पेन, Italy and Greece. So these are the common in southern Europe. Common trees are olive, oak and pine. Common bushes are myrtle, lavender, oleander and laurel. Then common animals are beavers and wild boar. तो ये जो ऐसे चूहे चूहे दिखाई दे रहे हैं ना, these are the beavers. ओके, तो आई होप आपको एग्जैक्टली समझ आ गया है कि कहाँ पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, कहाँ पर मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है, यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो ऐसे क्यों हैं, मतलब थिक बार्क वाले या फिर वैक्सी लीव्स वाले या फिर लॉन्ग रूट्स वाले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये हमने देख लिया कि कहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, कहाँ पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, कहाँ पर मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है। नाउ कमिंग ऑन टू द फॉरेस्ट ऑफ यूरोप। तो अब अगर आप यूरोप के फॉरेस्ट की बात करो ना, पहले
80% ऑफ यूरोप वॉज अ फॉरेस्टेड एरिया, मतलब 80%। एंड नाउ यू विल बी शॉक्ड टू नो कि अब सिर्फ 30% बचा है जो क्या है, फॉरेस्ट एरिया। मतलब 80% से 30% ही फॉरेस्ट एरिया रह गया है। क्यों? फॉर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, लैंड कल्टीवेशन के लिए यूज़ करने के लिए, फिर रिसोर्सेज अगेन कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से ही। सो वी हैव डिस्ट्रॉयड सो मच ऑफ द फॉरेस्ट एरिया। जैसे हमने साउथ अमेरिका में भी पढ़ा था, तो वहाँ पर भी जो अमेज़न फॉरेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है ह्यूमन इंटरवेंशन ने, राइट? सो 80% of the Europe was forested in the past and now only 30% remains. Now the major forest areas are Scandinavian taiga जो timber देता है, जो timber industry में use होता है, then Alpine mountain region, ठीक है, then taiga region of Russia, then Mediterranean mixed in Mediterranean forest found in the southern Europe, right? So अब इसको भी हमें एक बार मैप पे देख लेना चाहिए। So let me show you another map. तो यहाँ पर आप देखो तो ये सारे के सारे रीजन्स मेंशन है, जैसे कि टुंड्रा रीजन, राइट? तो ये वाला है टुंड्रा रीजन जो पिंक में है। फिर कॉनिफरस फॉरेस्ट वाला रीजन, तो ये जो ऊपर येलो पोर्शन है। देन कम्स टू मिक्स्ड फॉरेस्ट, सो मिक्स्ड फॉरेस्ट है इस सेंट्रल यूरोप में, राइट? देन स्टिपीज जो टुवर्ड्स द कैस्पियन सी एंड अर्ल माउंटेन है। देन ड्राई स्टेपीज, तो ये हैं टोटली ड्राई स्टेपीज, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन जहां पर बिल्कुल ही बारिश नहीं होती है। देन मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, तो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और यहीं पर एक रेंज है, कौन सी रेंज है? एल्प्स, राइट? तो इन्हीं सब चीजों को एक बार इस मैप में हम रिकॉल करेंगे, ठीक है? सो स्टार्टिंग विद स्टार्टिंग विद द अर्ल माउंटेन जो हमें रशिया से अलग कर रही है, किसको? यूरोप को। रशिया से नहीं, आई वुड से एशिया, कॉन्टिनेंट एशिया से। और साथ ही साथ अर्ल माउंटेन की हेल्प कर रहा है ये कैस्पियन सी, और कैस्पियन सी के वेस्ट में है ब्लैक सी, और इन दोनों के बीच में एक माउंटेन रेंज है विच इज कॉक्सस माउंटेन रेंज, कॉक्सस माउंटेन रेंज। और अब अगर आप यहाँ पर इटली के पास आ जाओ, यहाँ पर एपाइन्स है, अगेन अ माउंटेन रेंज, और यहाँ पर एक एल्प्स रेंज है, ठीक है? अब बीच में ये यूरोप के प्लेन्स हैं, राइट? यहाँ पर रशिया के प्लेन्स हैं, करेक्ट? और अब अगर आप यहाँ पर देखो, सो दिस इज मेडिटेरेनियन सी, दिस इज अटलांटिक ओशन एंड दिस इज आर्कटिक ओशन। तो मेजर जो चीजें हैं जो आपको इसके आसपास याद होनी चाहिए, क्या हुई? इवन हमने एक और माउंटेन रेंज पढ़ी थी, दैट वाज कार्पेथाइन्स, वो यहाँ पर है। बाल्कन माउंटेन्स यहाँ पर है। यहाँ पर कॉक्सस माउंटेन में ना एक हमने हाईएस्ट पीक पढ़ी थी इस माउंटेन रेंज के, इवन द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप, एंड दैट वाज, रिकॉल करो कौन सी थी? माउंट एल्ब्रस, राइट? तो उसका जो वैल्यू है वो कितने मीटर्स हाई है वो आप याद कर लेना, ठीक है? उसको रिकॉल कर लेना। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ फॉरेस्ट? तो हमने हार्डवुड, सॉफ्टवुड पढ़ा। हमने पढ़ा कि सॉफ्टवुड हमें मिलती है कॉनिफरस ट्रीज से विच आर एवरग्रीन ट्रीज, एंड हार्डवुड हमें मिलती है डेसिडुअस ट्रीज से विच हैव दीज ब्रॉड लीव्स, correct? Now this soft trees, they yield soft wood trees, they yield timber, wood pulp for paper, and newsprint and rayon. Hardwood are the from the deciduous forest which yield timber, जो ship building and for making fishing boats, trawlers में use होती है, और even construction में भी यही hardwood use होता है। Okay, so I hope this is clear. Now coming on to the last topic of this chapter, that is mineral and power resources in Europe. तो mineral और power resources की बात करो तो अब अगर हम पूरा यूरोप देखें ना, तो काफी अलग अलग एरियाज है। मतलब बहुत, कोई ऐसा एरिया है जहां पर स्नोफॉल हो रहा है, कोई ऐसा है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश है, कोई ऐसा है जो बहुत ही मतलब जिसमें जहां बहुत कम बारिश है, कोई ऐसा है जहां पर बारिश हो ही नहीं रही है। तो ऐसे अलग अलग तरह के रीजन्स हैं, इसीलिए दिस एरिया इज ऑल्सो रिच इन मिनरल्स। ओके, तो मेजर मिनरल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज कोल। तो कोल जर्मनी
पोलैंड, यूके, रोमानिया एंड चेक रिपब्लिक, टर्की और यूके में देखने को मिलता है। मतलब इन कंट्रीज में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, कोल। ठीक है, पहले हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, फिर देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड जहां पर हर एक चीज हम मार्क करेंगे। ओके, नाउ आयरन ओर। तो आयरन ओर की बात करें तो स्वीडन, ऑस्ट्रिया, टर्की एंड नॉर्वे। चलो एक एक को ही मार्क करते हैं ताकि ना ज्यादा क्लैरिटी हो आपको। तो आई विल चूज सम अदर कलर, सो लेट मी टेक ग्रीन कलर। ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट कोल, तो कोल आपको इस एरिया में, राइट, तो जर्मनी, ठीक है, पोलैंड, ये है यूके, राइट, यहां पर है चेक रिपब्लिक, ओके, और क्या था, रोमानिया, और ये वाला पोर्शन टर्की। तो यहां पर हमें कोल डिपॉजिट्स मिलते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द आयरन ओर, तो आयरन ओर स्वीडन, ऑस्ट्रिया, टर्की एंड नॉर्वे में है। तो ओके सॉरी, तो कहां पर है, ये है स्वीडन, नॉर्वे, देन यहां पर आप छोटा सा देखो, ये है ऑस्ट्रिया, राइट, और ये है टर्की। तो यहाँ पर कौन से डिपॉजिट्स है, आयरन ओर के। देन कमिंग ऑन टू लेड एंड जिंक, तो लेड और जिंक हमें पोलैंड, यूके, जर्मनी, यूके मैंने 2 बार लिख दिया है, आयरलैंड एंड मैसेडोनिया में मिलता है। ठीक है, तो सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ी बहुत लोकेशन याद रहे। तो जैसे पोलैंड यहाँ पर है, ये है यूनाइटेड किंगडम, ये है जर्मनी। तो यूनाइटेड किंगडम है, फिर जर्मनी है, फिर पोलैंड है, बीच में एक और छोटी सी भी कंट्री है। ठीक है, देन कमिंग ऑन टू आयरलैंड, तो ये है आयरलैंड, करेक्ट। तो आयरलैंड, यूके, जर्मनी, पोलैंड एंड मैसेडोनिया, रोमानिया, ये वाला पोर्शन टर्की। तो यहां पर हमें कोल डिपॉजिट्स मिलते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द आयरन ओर, तो आयरन ओर स्वीडन, ऑस्ट्रिया, टर्की एंड नॉर्वे में है। तो ओके सॉरी, तो कहां पर है, ये है स्वीडन, नॉर्वे, देन यहां पर आप छोटा सा देखो, ये है ऑस्ट्रिया, राइट, और ये है टर्की। तो यहां पर कौन से डिपॉजिट्स है, आयरन ओर के। देन कमिंग ऑन टू लेड एंड जिंक, तो लेड और जिंक हमें पोलैंड, यूके, जर्मनी, यूके मैंने 2 बार लिख दिया है, आयरलैंड एंड मैसेडोनिया में मिलता है। ठीक है, तो सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ी बहुत लोकेशन याद रहे। तो जैसे पोलैंड यहाँ पर है, ये है यूनाइटेड किंगडम, ये है जर्मनी। तो यूनाइटेड किंगडम है, फिर जर्मनी है, फिर पोलैंड है, बीच में एक और छोटी सी भी कंट्री है। ठीक है, देन कमिंग ऑन टू आयरलैंड, तो ये है आयरलैंड, करेक्ट। तो आयरलैंड, यूके, जर्मनी, पोलैंड एंड मैसेडोनिया। तो बल्गेरिया के पास आपको छोटी छोटी कंट्रीज दिखाई दे रही है ना, तो यहां पर ये एक छोटी सी कंट्री है मैसेडोनिया, किसके पास, बल्गेरिया के पास। नाउ कमिंग अप नेक्स्ट इज द बॉक्साइट। तो बॉक्साइट हमें ग्रीस, हंगरी, टर्की और मॉन्टेनेग्रो में देखने को मिलता है। तो लेट अस recall them again in map. So it is found in Greece, Hungary. So this is Hungary, right? ये है Hungary. This is Greece, right? Then Turkey ये है। तो ये सर्बिया है, और सर्बिया के नीचे ये है Montenegro. ठीक है, so this is Montenegro. Now coming up next is पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो वो रशिया, रोमानिया, नॉर्वे, इटली, नीदरलैंड्स, यूके एंड डेनमार्क। तो मार्क कर लेते हैं। यूके आप सबको पता है, ये है रशिया, ये बड़ा सा है। दिस इज फिनलैंड, फिनलैंड के इस तरफ है स्वीडन, और स्वीडन के इस तरफ है नॉर्वे। ठीक है, ये जो छोटा सा कंट्री आप जर्मनी के साथ देख रहे हो ना, दिस इज नीदरलैंड्स। ठीक है, बचता है डेनमार्क। तो ये जर्मनी के दूसरी तरफ को टुवर्ड दिस नॉर्वे एंड स्वीडन, ये क्या है, दिस इज डेनमार्क, राइट। तो बस ऐसे थोड़ा बहुत भी याद रह जाएगा ना, तो जब तक पूरा चैप्टर पढ़ोगे सारी कंट्रीज मार्क करना, थोड़ा बहुत रफ आइडिया सबका हो जाएगा आपको। नाउ द वाटर पावर, सो वाटर पावर इज नॉर्वे एंड स्वीडन। तो ये जो नॉर्वे और स्वीडन है, यहाँ पर ज्यादा वाटर पावर है, राइट। देन मर्करी एंड सल्फर, सो इट इज इन फिनलैंड, रशिया, जर्मनी एंड पोलैंड, राइट। तो इट इज इन फिनलैंड, रशिया,
फिनलैंड, रशिया, जर्मनी एंड पोलैंड। तो इन 4 जगहों पे मिलता है। सो दीज आर द मेजर मिनरल्स विच आर फाउंड इन यूरोप, और इनको आपको अच्छे से करना है। तो अगर हम देखें तो थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट ना कोई भी पावर बहुत यूनिफॉर्मली तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कुछ जगहों पे कुछ मिलता है। कुछ ऐसी कंट्रीज है जिनके तो हमने मिनरल रिसोर्सेज में भी, जो मेजर मिनरल रिसोर्सेज हैं, उनमें हमने नाम भी नहीं सुने। सो आई थिंक द चैप्टर इज क्लियर। आपको सब समझ आ गया है। हमेशा मैप सामने रखकर ही तैयारी करना। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप यू एंजॉयड इट। आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। तो अब इसको रिवाइज करना। कहीं पर भी डाउट होगा आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना, नहीं तो अपनी क्लास को बुक कर लेना लर्नो हब स्वयं के साथ। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।